जय हिंद मित्रों। आज बड़े खुशी की बात है, हमारी बात होने जा रही है श्री अभियुत पराशर से, जिन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और धनबाद अभी कुछ दिनों बाद एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो अभियुत आपसे जानना चाहेंगे कि जो है उपलब्धि मिली है आपको, इसके पीछे किसका किसका सहयोग रहा, किसको श्रेय देना चाहेंगे? इस उपलब्धि में सबसे बड़ा श्रेय मेरे शिक्षकों का है, उसके बाद मेरे माता पिता और उसके बाद मेरी मेहनत का श्रेय। दूसरा विषय आपने क्यों नहीं चयन किया? क्या आपके मन में पहले से था कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे या कुछ विशेष वजह थी? नहीं, कोई विशेष वजह तो नहीं थी। क्लास 11th से जब क्लास 10th की फाइनल एग्जाम्स के बाद मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँगा, तो मैंने पहले से 11th से तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर 11th से? जी हाँ। जबकि मुझे लगता है कि श्री अभियुत जी, आपके पिता आदरणीय श्री सतीश उपाध्याय जी हैं, जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, और विशेषकर हालांकि इंग्लिश तो चाहे मानविकी वर्ग हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, सब में लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, लिटरेचर है जी। तो इनका झुकाव तो मुझे लगता है कि मानविकी वर्ग में रहा होगा, लेकिन आपका झुकाव विज्ञान की तरफ गया। नहीं, मेरे फादर की तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी, और फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है इन सब चीज़ में पढ़ने के लिए। जी, तो मुझको इतनी कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने चाहा मैंने वो किया। हम जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैंने LKG से क्लास 10 तक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में शिक्षा ग्रहण की थी, और उसके बाद 11th में केंद्रीय विद्यालय में मैंने दाखिला लिया। केंद्रीय विद्यालय चौपाल में? जी। और आसपास कोई इसके अलावा विद्यालय भी नहीं है अभी तक, CBSE बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का हो, तो वहाँ भी आपको माहौल मिला पढ़ने का? हाँ। ठीक है, अब आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो एक तो होता है कि हम इंजीनियर बन करके अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे, क्या केवल इतना ही लक्ष्य है या इसके आगे भी आपका कोई और लक्ष्य उद्देश्य है? निश्चित ही इससे बड़ा लक्ष्य है मेरा, मगर अभी तो 4 साल की इंजीनियरिंग अच्छे से करनी है, उसके बाद फिर उस बड़े लक्ष्य के ऊपर जाएंगे उस रास्ते पे। हाँ, निश्चित है कि जो व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, विशेषकर विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल, वे चाहते हैं कि वे सीक्रेट रहे, गोपनीय रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो सभी लोग जाने, अच्छी बात है। और हम दर्शकों को बता दूं, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं जानते वे भी जान लें कि चूँकि विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग का छात्र हो चुका है अब, और आगे इंजीनियर तो बनेगा ही, इसमें भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, जो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा उत्तीर्ण करते हैं लोग, और ओबरा से भी कुछ लोगों का चयन हुआ है। उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद सीधे सीधे रेलवे में DRM बनते हैं, या फिर AIR जैसे आकाशवाणी है उसके स्टेशन इंजीनियर बनते हैं, या सेनाओं में प्रमुख पदों पर जाते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूछा जाए आपसे कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसके बारे में क्या बताएंगे? देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय जनसंख्या है, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं बाकी सारी समस्याएं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्राइम रेट हो, तो ये सब उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। अच्छा, ठीक है, आपके हाथ में कभी व्यवस्था दे दी जाए, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आप बताएं कि आपके हाथ में ऐसी कोई व्यवस्था दे दी जाए, तो इसके लिए आप क्या पहल करेंगे, कैसे इस पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करेंगे? मैं पहले एक नीति लाऊंगा जिसमें कि सिर्फ 2 बच्चों का कि वो रहेगी कि 2 ही बच्चे होने चाहिए एक परिवार के। तो मैं पहले तो यही करूँगा, उसके बाद फिर अगर जैसे मुझको समझ में आएगा और लोगों से बातचीत करूँगा, और जो लोग उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे, मैं उनसे पूछूंगा और फिर एक नई नीति लाने की कोशिश करूँगा। बड़ी अच्छी बात है। और हमें जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत से प्रतियोगी छात्र होते हैं जो परीक्षा देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते, और बार बार हम दर्शकों को बता दूं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यह ओबरा नगर है, जिसमें अभियुत पराशर जी रहते हैं, इनके पिताजी भी रहते हैं। और इस एक तरह से कहा जाए कि जिस प्रकार की व्यावसायिक मंडी बन चुकी है कोचिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और आप यहाँ रह करके आपने तैयारी की और आप सफल हुए, तो आपने जो तैयारी की उसका किस प्रकार से आपने तैयारी की, उसके बारे में कुछ बताएं।
तैयारी तो मैंने हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहिए। मतलब अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन सब पढ़ लें और फिर 2 दिन आराम फिर एक दिन पढ़ लें तो ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिजल्ट जो आना है वो आएगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आप बदल तभी सकते हैं जब आप प्रोसेस पे ध्यान दें। तो मैं प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, इंजॉय करेंगे वो जर्नी। तो ये एक तरीका है कि जो उससे आप अच्छे से मज़े में अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि सोनभद्र जिला संघ सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की नज़र में पिछड़ा जिला है। जी। पिछड़ा जिला में वो मानते हैं कि पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए यहाँ पर जो IAS चाहे जिलाधिकारी हो या CDO हो वो युवा भेजे जाते हैं ताकि जिले का विकास हो। कुछ हम प्रैक्टिकली बात करना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, तो उनको लगभग कितने देर पढ़ना चाहिए और किस ओर कैसे तैयारी करनी चाहिए? ये तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने देर में समझता है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी को 1 घंटे में समझ में आ रहा है और मुझको 3 घंटे में, तो मेरा दिमाग ख़राब है, मतलब मैं इतना नहीं समझ पाता हूँ कुछ चीज़ों को, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे आपको समझ आने लगेगी चीज़ें, तो जल्दी पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे कि मेरा तो स्कूल रहता था, तो मैं जब स्कूल के बाद मुझको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं 2-3 घंटे में एडवांस क्रैक कर सकता हूँ, तो अगर आपके पास 4-5 घंटे हैं तो बहुत है। 4-5 घंटे मिनिमम आप उतना लेके चलिए। ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कॉलेज की बात की, ऑफलाइन शिक्षकों ने आमने सामने पढ़ाया। क्या आपने इस क्षेत्र में ऑनलाइन भी कोई सहयोग लिया इसकी तैयारी का? हाँ, ऑनलाइन में यूट्यूब का मैंने हेल्प ली थी, और क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है बोर्ड के साथ, तो वो हेल्प लेनी पड़ी तो मैंने की थी। बाकी बुक्स थी, बुक्स को के क्वेश्चंस किए थे, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। जो हमारे दर्शक हैं उनको बता दूं कि यह विद्यार्थी जो घर पर रह कर के बहुत मामूली, जैसे यूट्यूब वगैरह से उन्होंने जानकारी ली, खुद अध्ययन किया, कॉलेज में पढ़े और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए कि यह चीज़ नहीं हो सकती। और यह ओबरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम यह भी जानते हैं कि जो एक व्यावसायिक मंडी, फिर से शब्द का प्रयोग करता हूँ, कोचिंग का, कि राजस्थान में कोटा है, वहाँ बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, या कानपुर जाते हैं, या विविध प्रकार की कोचिंग हैं, उनके बारे में हम कोई विशेष कमेंट नहीं करते, लेकिन वहाँ यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं और लगातार इधर कई सालों का रिजल्ट हमने देखा है कि बहुत कुछ वहाँ से हासिल बच्चे नहीं कर पाए। इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ओबरा जैसे शहर में रह करके, नगर में रह करके आपने तैयारी की और आपने यह सफलता हासिल की। और वे जो असफल हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो फेल हो गए मान लीजिए एग्ज़ाम में, अगर 12th के बाद वो देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर उसमें भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं है। हर एग्ज़ाम क्रैक हो ज़रूरी नहीं है। क्या पता अगला एग्ज़ाम आप जो दें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लें, क्या पता आप कुछ और बड़ी चीज़ के लिए बने हो। तो कई लोग हैं जैसे कि जो UPSC में भी जिसकी रैंक आती है 1 या 2, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके JEE एडवांस में अच्छी रैंक होती है या IIT में पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आगे देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सिर्फ एक एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं होता। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा, उन विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो पाते। अच्छा, आपको कभी गुस्सा भी आता है? ऐसा कौन सा विषय है या ऐसी कोई कौन सी बात होती है जिस पर आपको नाराज़गी लगती है, नाराज़ हो जाते हैं? नाराज़गी तो उतनी नहीं होती। हाँ, कभी कभी परेशान हो जाता था जब स्कूल से आता था, फिर इसमें भी टाइम नहीं रहता था, अगले दिन फिर स्कूल का एग्ज़ाम रहता था, तो उसमें थोड़ी नाराज़गी होती थी। गुस्सा अब क्या ही कर सकते हैं, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। थोड़ा सा एक कहा जाए कि वर्कलोड होने के कारण थोड़ा सा वर्कलोड यह जरूरी भी है। अगर व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड नहीं होगा तो आगे कैसे उसको समझेगा, यह आवश्यक भी होता है। जो लोग भी आगे बढ़े हैं, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर दबाव रहता ही है, तभी वे आगे बढ़ पाते हैं। इसको हमें पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। अच्छा, खाने वगैरह में क्या पसंद करते हैं आप? खाने में ऐसा कुछ विशेष, सबसे अच्छी मुझे सब्जी पनीर की लगती है, जो मेरी माता बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मैं ज़्यादातर, मुझको सबसे अच्छी चीज़ वही लगती है। और बाकी भी कई चीज़ें हैं, अब नाम लेने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। हाँ, नहीं ठीक है। और प्राय ये सामान्य सी बातें हैं कि माँ के द्वारा बनाई गई चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के लगातार वो खिलाती हैं। और आगे चल कर के जो विवाद होता है माँ और पत्नी में, तो उसके पीछे ही होता है कि पत्नी तो बाद में आती है, वो भी अच्छा बनाती है।
और उसी पत्नी का जो बच्चा होता है तो उसको भी अपनी माँ के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी कभी पति बोल देता है कि तुमसे अच्छा तो मेरी माँ बनाती थी, तो यह हमें लगता है कि बचपन से जो लगाव है बच्चे के साथ, तो जो कुछ भी बना के दे देगी, रूखा सूखा जो कुछ भी, वो अच्छा लगता ही है। और बड़ी अच्छी बात है। और कुछ और भी चीज़ें कहना चाहेंगे, जैसे हम पूछे सोनभद्र के बारे में, तो आपको सोनभद्र में कह दिया जाए कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें आप किस प्रकार के सुधार चाहते हैं? सोनभद्र को एक दृष्टि में बताएं आप। सोनभद्र एक बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ हैं जिनका अभी भी प्रयोग चल रहा है, जिन क्रेशर फील्ड्स बहुत सारे हैं। यहाँ एक बड़ी उद्योग की जा सकती, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ पावर प्लांट है, और पावर प्लांट अब एक्सटेंड भी हो रहा है। तो मतलब कि एक बिजनेस के रूप में, एक एनर्जी हब के रूप में बहुत कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी मुझे लगता है सिर्फ 30% या 25% ही यूज़ किया गया है अभी सोनभद्र। अभी और डेवलपमेंट होते होते ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी तो बन जाएगा, जिसमें मैं बड़ी अच्छी बात है। और एक बात हम पूरी करें उसके पहले हम उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए आपसे चाहेंगे कि जो ज़रूरतमंद हैं, अभावग्रस्त हैं, गरीब तो कोई है नहीं, मन का व्यक्ति गरीब हो सकता है, जो ज़रूरतमंद हैं, अभावग्रस्त हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या पैसा होना ही विद्यार्थी के पढ़ने के लिए इतना जरूरी है, या पैसा नहीं भी है तब भी पढ़ सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पैसा होना चाहिए, लेकिन इतनी भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में या पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो ज़रूरतमंद नहीं है उन्हें कदम उठाना चाहिए, कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें पुरानी किताबें दें, उन्हें कुछ समझाएं, उन्हें बताएं कैसे पढ़ना है। क्योंकि जो ज़रूरतमंद है उन्हें वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता है, कि वो उन्हें पता ही नहीं कि क्या होना है आगे, कौन सी परीक्षाएं होती हैं, कौन सी शिक्षा होती है। तो उन्हें बताने वाला कोई होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ज़रूरतमंद नहीं है लोग, जो अच्छे घरों से आते हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो अपनी किताबें दें, पैसा दें, उनको मदद करें। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि ज़रूरतमंद बच्चों से ज़्यादा जोश किसी में नहीं होता है। उनके पास हारने को कुछ नहीं रहता, सब जीतने को रहता है। तो वो ज़्यादा ही अच्छा कर सकते हैं बाकी लोगों से तो ज़्यादा ही। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जेईई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं और IIT धनबाद में आपका एडमिशन होने जा रहा है। बहुत बहुत हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।